मम्मी, चाय। रिया ने कोमल को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, सूरज आ गया? हाँ, अभी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, कोमल ने कहा तो रिया कमरे में आकर सूरज के साथ बैठकर चाय पीने लगी। सूरज ने रिया को बताया, परसों पूनम चाची आ रही हैं, उनका फोन आया था, जाकर मम्मी को बताता हूँ, वे खुश हो जाएंगी। रिया जानती थी कि पूनम चाची और मम्मी का साथ बहुत पुराना है, दोनों देई में एक ही स्कूल में वर्षों टीचर रही हैं। कोमल तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी, पूनम चाची के रिटायरमेंट में अभी 1 साल शेष है। रिया पूनम से देई में कई बार मिली है। कोमल रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ कानपुर में ही रहने लगी हैं। सूरज के साथ साथ रिया भी कोमल के कमरे में आ गई। सूरज ने मां को बताया, मम्मी, पूनम चाची किसी काम से कानपुर आ रही हैं, हमारे यहाँ भी 4 से 5 दिन रह कर जाएंगी। कोमल ये जानकर बहुत खुश हो गई, बोली, कई महीनों से मेरठ चक्कर नहीं लगा। चलो, अब पूनम आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। सूरज ने कहा, क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? कोमल ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते करते थक जाती हूँ। रिया तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उनके दोनों बच्चे नीराज और आंचल भी स्कूल से आ चुके थे। रिया ने उन्हें भी बताया, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं, वे बहुत खुश हैं। पूनम आई, उनसे मिलकर सब बहुत खुश हुए। सबको उनसे हमेशा अपनत्व और स्नेह मिला है। मेरठ में तो घर की एक सदस्य की तरह ही थी वे। एक ही गली में पूनम और कोमल के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार है दोनों में। चाय नाश्ते के दौरान पूनम ही ज्यादा बातें करती रहीं, अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रहीं। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती हैं। उनके पति रिटायर हो चुके हैं लेकिन किसी ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखते हैं। कोमल कम ही बोल रही थी। पूनम ने उन्हें टोका, कोमल, तुझे क्या हुआ है? एकदम मुरझा गई है। कहाँ गई वह चुस्ती फुर्ती, थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे ऐसे ही लग रहा है, कोमल ने कहा। मैं क्या तुझे जानती नहीं? दोनों बातें करने लगी तो रिया डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। वह भी सोचने लगी कि मम्मी जब से कानपुर आई हैं, बहुत बुझी बुझी सी क्यों रहने लगी हैं। उनके आराम का इतना तो ध्यान रखती हूँ मैं। हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें और वे भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बोझिल सी क्यों रहती हैं? यही सब सोचते सोचते वो डिनर तैयार करती रही। डिनर के बाद पूनम ने कोमल से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। टहलने का मन नहीं, चल मेरे रूम में, वहीं बैठकर बातें करेंगे, कोमल ने कहा। कोमल, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो आदत थी न खाना खाकर इधर उधर टहलने की। चाची, अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब छोड़ दिया है, बस डिनर के बाद टीवी देखती हैं, रिया ने पूनम को बताया तो कोमल मुस्कुरा भर दी। मैं ये क्या सुन रही हूँ कोमल? पूनम, मेरा मन नहीं करता। भाई, मैं तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूँ, चुपचाप टहलने चल और कल मुझे कानपुर घुमा देना। थोड़ी शॉपिंग करनी है, बहू ने चिकन के सूट मंगाए हैं। रिया ने कहा, आप मेरे साथ चलना चाची, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वे आराम कर लेंगी। अगले दिन पूनम कोमल को जबरदस्ती लेकर बाजार गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थीं। कोमल भी रिया के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी पूनम कोमल को घर के पास बने गार्डन में टहलने ले गई। कोमल बहुत फ्रेश थी। रिया को अच्छा लगा, कोमल का बहुत अच्छा समय बीता था।
कोमल को लेकर पूनम बहुत चिंतित थी। वे चाहती थी कि कोमल पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त हो जाए, पर यह इतना आसान न था। जिस दिन पूनम को वापस जाना था वे रिया से बोली, बेटा कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। कहिए ना चाची, मेरे साथ गार्डन में चलो, वहाँ अकेले में बैठकर बातें करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। रिया, कोमल बहुत बदल गई है, उसका ये बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ चाची, मम्मी बहुत डल हो गई हैं यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। उन्हें कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर। फिर भी पता नहीं क्यों दिन पर दिन शिथिल सी होती जा रही हैं। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा, तुमने उसे सारे कामों से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। अब वो अपने आप को अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर इंसान की जरूरतें, इच्छाएं अलग होती हैं। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। कोमल तो हमेशा से ही बहुत कर्मठ रही है। मेरठ से रिटायर होने के बाद भी वो हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। वो जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है, ज्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी, सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है और मैं तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जीवन से भरपूर, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती है। सूरज जब 8 साल का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कोमल ने हमेशा घर-बार की हर जिम्मेदारी संभाली है। वो अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उस पर फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की, उसकी मदद की जरूरत है। रिया, इंसान तन से नहीं, मन से बूढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ न कुछ करते रहने दो। तुमने, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी, कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया है, जबकि कोमल के अनुसार तो जीवन लगातार चलते रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ, गतिहीन लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी ना? हर समय कुछ न कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ चाची, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। पूनम मेरठ वापस चली गई। रिया कोमल के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। कोमल टीवी देख रही थी। वे चौंक गई, क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द है। दबा दूं बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान भी लाना है। कोमल ने पल भर रिया को देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, मैं ला दूं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? रिया धीमे से बोली। अरे नहीं, परेशानी किस बात की, तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदल कर बाजार से सारा सामान ले आती हूँ, कहकर कोमल ने फटाफट टीवी बंद किया। अपने कपड़े बदले, रिया से लिस्ट ली और पर्स संभाल कर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गईं। सूरज आया तो रिया ने उसे पूनम चाची से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसे भी पूनम चाची की बात समझ में आ गई। उसने भी अपनी मम्मी को हमेशा चुस्त दुरुस्त देखा था। वह भी उनके जीवन में आई नीरसता को लेकर चिंतित था। 1 घंटे बाद कोमल लौटी। उनके चेहरे पर ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों बाद खरीदा है, देख लो, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रिया सामान संभालने लगी तो कोमल ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है?
थोड़ा ठीक है। इतने में सूरज ने कहा, रिया, आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं। सूरज ने कहा, मम्मी, आज आप अपने हाथ की रसेदार पनीर की सब्जी खिलाओ ना। बहुत दिन हो गए। कोमल चहक उठी, अरे अभी बनाती हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी, आप अभी बाजार से आई हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बना दीजिएगा, रिया ने कहा तो कोमल ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही क्या है? सूरज ने रिया की तरफ देखा। कोमल को पहले की तरह उत्साह से भरे देखकर दोनों का मन हल्का हो गया था। वे हैरान भी थे और खुश भी कि सुस्त रहने वाली माँ कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। रिया सोच रही थी कि चाची ने ठीक कहा था, जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस न करें, तब तक उन्हें बेकार ही इस बात का एहसास कराकर कुछ काम करने से नहीं रोकना चाहिए था, जबरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही है कि मम्मी अपनी रुचि का काम करके अपने आप को व्यस्त और खुश रखें और जीवन को उत्साह से जिएं। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण व उपयोगी है, यह एहसास उन्हें करवाना ही है। रिया ने अपने विचारों में खोए हुए किचन में जाकर देखा। पिछले 6 महीने से कभी कमर कभी पैर दर्द बताने वाली माँ के हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। वो चुपचाप किचन से मुस्कुराती हुई बाहर आ गई।